हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट मैथ क्लासेस में। मैं संजय तंवर। बेटा हमने एक दीपक सैम्पल पेपर का एक सैम्पल पेपर उठा रखा है और उसको हमने दो सेक्शन किए थे, सेक्शन ए और बी। ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन सी है 3 मार्क्स का। देखिए बेटा, बिना देरी किए हम एक दो बच्चे की प्रॉब्लम आई थी। एक बच्चे ने कमेंट किया था, सर प्राइम फैक्टर ऑफ 5 वाला क्वेश्चन था 19 का आई थिंक। तो ठीक है बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा एक बार थोड़ा ध्यान देंगे। बात हम जब प्राइम फैक्टराइजेशन की करते हैं, मैंने इसको कमेंट में वापस को भी बताया था। देखिए, इस नंबर के दो फैक्टर होते हैं, ठीक है ना। दो फैक्टर होते हैं जिसको हम 1 और 5 कहते हैं। ओके, हम बात करते हैं प्राइम फैक्टर की। और प्राइम फैक्टराइजेशन में बेटा हमारे पास सिर्फ एक ही होता है 5, क्योंकि हम बात 1 की करते हैं तो अकॉर्डिंग टू रूल 1 प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है बेटा, तो हमें सभी चीज का कॉन्सेप्ट देख के करना होता है। तो बहुत से कई बार है ना, हम कई बार क्या सोचते हैं, कई बार हम सर्च कर लेते हैं। अगर आप यूट्यूब पे अगर अच्छे से सर्च करोगे, एक बच्चे ने कमेंट किया था, शायद मेरे हिसाब से उसने यूट्यूब पे सर्च किया होगा, वो कुछ टीचर्स ने 1 और 5 दोनों बता रखे हैं। लेकिन बेटा मैं एक बात फिर से रिपीट कर रहा हूँ, उसने अगर सिर्फ फैक्टर की बात करें तो हम 1 और 5 कह सकते हैं, इसके दो फैक्टर होते हैं बिल्कुल। बट प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करते हैं तो उसके पास प्राइम फैक्टराइज तो ओनली 1 ही होगा, क्योंकि 5 होगा। तो क्योंकि 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। क्लियर है? ओके। तो ज्यादा अगर आपको फिर भी डाउट आते हैं तो कोई बात नहीं बेटा, आप है ना एक बार मेरे से कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, देखिए बेटा, अब हम बात करते हैं अपने पास सेक्शन सी की। तो सेक्शन सी है बेटा, सेक्शन सी का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26। आई होप आप सभी को आता है। तो मैं ये क्वेश्चन है ना आपके लिए छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन है, प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। हम काफी बार इरेशनल नंबर, ये आपके एग्जाम में 100% पेपर में आएगा। ठीक है, और आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन आता है। अगर नहीं आता है, आप मेरे को स्पेशल कमेंट करके बताओगे, सर प्लीज एक बार हमें इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, तो मैं स्पेशल आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा बेटा। अगर आता है दी बेस्ट। ओके, अब वीडियो में ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे इस क्वेश्चन पे, क्योंकि हमने क्वेश्चन काफी बार कर चुके हैं। और आपको मैं फिर बोल रहा हूँ, 100% मैं गारंटी से कह रहा हूँ बेटा, इसके ऊपर आपका 100% क्वेश्चन आना है। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। तो ये क्वेश्चन आपने करके देखना है बेटा, आपने छोड़ना नहीं है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम बिल्कुल नजदीक ही आ गए अब तो। क्वेश्चन नंबर 27 है, क्वेश्चन नंबर 27 है, इफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जो आपके पास इस प्रकार से दी हुई है, x² प्लस a+1 इंटू x प्लस बी आर। ये जो इसके जीरोस दे रखे बेटा, क्या दे रखे? जीरोस। एक दिया हुआ है 2, एक दिया हुआ है -3, और बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। देखिए बेटा, काफी बार बता चुका हूं, यहाँ से इस प्रकार के क्वेश्चन भी, के की वैल्यू निकालना, नॉन नंबर की वैल्यू निकालना, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो हमने क्या किया बेटा, आपको जीरोज बोल रहा है कि जीरोज, ये तो जीरोज का काम ये होता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जीरो बनाना, x की वैल्यू 2 पे और x की वैल्यू -3 पे। जैसे ही पुट करोगे 2 का स्क्वायर, मैं डायरेक्ट कर दूं बेटा, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस a+1 इंटू 2 प्लस b इज इक्वल टू 0। ये मैंने किस पे चेक किया बेटा? एट x इज इक्वल टू 2 पे चेक किया। ओके, थोड़ा सा ध्यान देंगे। 4 प्लस 2a प्लस 2 प्लस b इज इक्वल टू 0। 2a प्लस b, 4 प्लस 2 6, उधर जाएगा बेटा -6, इक्वेशन नंबर 1। ओके, ऐसे ही हम किस पे चेक करेंगे बेटा? एट x इज इक्वल टू -3 पे चेक करेंगे। जैसे आप x की वैल्यू -3 पुट करोगे तो -3 का स्क्वायर 9 प्लस a+1 इंटू डी, सॉरी x आपके पास क्या है बेटा? a+1 इंटू x से आपके पास -3 प्लस में b, और ये कंप्लीट क्या बना देता है? जीरो, जीरो बना देता है।
9 माइनस में 3a माइनस 3 प्लस में b इज इक्वल टू 0। थोड़ा ध्यान देंगे बेटा इन दोनों को, चाहे राइट साइड में लेके जा रहा हूँ। यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया 9 माइनस 3 6, दोनों को राइट साइड में लेके गया, ये हो गया प्लस का 3, ये हो गया माइनस का, इन दोनों को इक्वेशन नंबर 2। ध्यान दीजिए ए और बी के अंदर दो इक्वेशंस आ गई और दोनों हमें क्या कर लेनी है, किसी भी मेथड से सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखो हमारे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो डिलीट हो चुका है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, ग्राफिकल, किसी भी मेथड से आप इनको सोल्व कर सकते हो। सोल्व करने के बाद हमने कहा सोल्व फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों को सोल्व करने के बाद आपने ए और बी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन को मैं आगे आपके लिए छोड़ रहा हूं, आपको होमवर्क दे रहा हूं बेटा, कमेंट करके मेरे को ए और बी की वैल्यू बताओगे। ओके ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। इसके अंदर दो पार्ट दिए गए हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखिए बेटा क्या दिया हुआ है, हमें ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, के की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। पहला पार्ट है के की वैल्यू क्या होगी किस केस में लीनियर है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, मतलब अनेक सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन है। और ये क्वेश्चन क्या दी हुई बेटा 3x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। और बेटा यहाँ है k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2k माइनस 1 y इज इक्वल टू 4k प्लस 1। थोड़ा सा ध्यान देंगे एक बार। देखिए हम कभी भी निकाले तो एक बात याद रखना, क्या करना है बेटा, या तो क्वेश्चन टर्म को दोनों को एक साइड ले आइए लेफ्ट साइड में, या दोनों को राइट साइड में लीजिए। तो यहाँ देखा मैं राइट साइड में, यहाँ देखा मैं लेफ्ट साइड में, तो पहले को दोनों को सेम बनाते हैं। इसको मैं उधर लेके गया बेटा, माइनस का 7 उधर जाके प्लस का 7 हो जाएगा, तो ये नई इक्वेशन बन जाएगी आपके पास क्या बेटा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। अब हमें क्या करना है, x का x के साथ कोफिशिएंट का रेशियो, y का y के कोफिशिएंट के साथ रेशियो, कांस्टेंट की कांस्टेंट के साथ रेशियो। आइए 2 अपॉन में k प्लस 1, इधर बेटा 3 अपॉन में 2k माइनस 1, और इधर 7 अपॉन में 4k प्लस 1। अब हमारे पास क्या दिया हुआ बेटा इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो जिसकी कंडीशन क्या होती है, इनके सभी का रेशियो क्या होता है बेटा हमारे पास सेम होता है, इक्वल होता है। क्लियर है। किसी भी दो का, चाहे इन दोनों का, इन दोनों का या इन दोनों का, किसी भी दो पॉइंट रेशियो को पकड़ लीजिए और हम लोग सोल्व कर दीजिए। मैं पहले इन दोनों को सोल्व कर रहा हूँ, फिर इन दोनों को की वैल्यू निकालनी है। तो इस प्रकार के केस में आपने ज्यादा भटक नहीं लेनी। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन बोल रहा है, सिर्फ एक को उठा लो, सिर्फ एक को, किसी को भी, ठीक है। फिर चेक कर लेंगे हम। देखिए चेक करता है, मैंने दोनों को पहले को उठा लिया, क्या हो जाएगा बेटा 2 2 जा 4k माइनस का 2 इज इक्वल टू 3k प्लस का 3, तो उधर माइनस का चला जाएगा बेटा, ये प्लस का माइनस का हो जाएगा 4k माइनस का 3k इज इक्वल टू 3 माइनस का 2 उधर जाके प्लस का 2 हो गया, k इज इक्वल टू 5। तो हमारे अकॉर्डिंग k की वैल्यू क्या है बेटा 5 आ गई। चलो हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि बाकी को निकालने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पुट कर लेते हैं। क्या हो जाएगा 5 6 हो गया, ये हो गया बेटा 9, ये हो जाएगा बेटा 21। तो 2 अपॉन 3 दैट मीन्स 1/3, 3 अपॉन 9 दैट मीन्स 1 अपॉन 3, 7 अपॉन में 21 दैट मीन्स 1 अपॉन 3। तो इसका मतलब k की वैल्यू हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही है, तो बाकी से निकालने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आई बेटा, पक्का, वेरी गुड। इसी का और का पार्ट है, तो थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा समझने की बात है। और यहाँ जो जिन दो बच्चों की वो बात कर रहे हैं, एज की जो बात कर रहा है, वो एक ही चीज को दो बार बोल रहे हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं, उसने जो दो बच्चों की एक क्वेश्चन में पढ़ता हूँ, आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा फोकस करना। एज ऑफ फादर, एक फादर की एज इज ट्वाइस द सम ऑफ एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, उसके दो बच्चे की। तो यहाँ जो दो बच्चे की बात कर रहा है वो एक से बच्चे की बात कर रहा है, मतलब सेम एज की बच्चे की बात कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ आपको सेम एज की बच्चे, इस बात में कोई नोटिस दिया हुआ नहीं, बट यहाँ इस जिसका कॉन्सेप्ट जो है उस पूरे को जब पढ़ोगे तो आपको यहाँ क्लियर दिखाई दे रहा है कि जो वो बच्चे की बात कर रहा है वो, क्योंकि इसके अंदर एक ही कंडीशन दी हुई है, दूसरी कंडीशन जब देता अलग से तब हम उसको एक्स वाई अलग अलग मान लेते। बट हमारे पास अब क्या है बेटा, दोनों एक ही कंडीशन के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, तो हम दोनों को सेम एज के लेके चलेंगे। हमने कहा दो बच्चे हमारे पास और दोनों के सेम है, इसकी वाई मान ले तो इसकी भी वाई। मैं मान लेता हूँ कि फादर की जो एज है, एक सेकंड का ध्यान रखना, जो फादर की जो एज है उसको मान लेता हूँ बेटा मैं एक्स में, ठीक है। और का क्वेश्चन है 28 का एक्स, और सन उसके पुत्र की मान लेता है बेटा वाई। मैंने कहा जो फादर की एज है वो क्या है,
सम ऑफ, सॉरी ट्वाइस, क्योंकि वो बोल रहे हैं ट्वाइस द सम ऑफ एज, यानी कि इज ट्वाइस, ठीक है, ट्वाइस है बेटा, यानी कि बच्चे की जो एज है उससे ट्वाइस है, मैं ये कह सकता हूँ 2 टाइम ऑफ सन्स। तो हमारे पास ध्यान दीजिए एक बार, हम क्या कहेंगे बेटा, जो एक्स है वो हमारे पास क्या आ गई यहाँ से 2y आई, क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर। नेक्स्ट जो कह रहा है ध्यान से सुनिए, आफ्टर 20 ईयर्स, 20 वर्ष बाद, आफ्टर या मैं कह दूं 20 ईयर्स आफ्टर, और जो फादर की जो एज है वो कितनी हो जाएगी बेटा, जितनी फादर आज है उससे 20 ईयर ज्यादा, दैट मीन्स हमारे पास आज है वो x ईयर का, और आने वाली 20 साल में कितना हो जाएगा बेटा, x प्लस में 20। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, अब जो एज ऑफ सन है वो कितना हो जाएगा, पहले y था अब कितना हो गया 20 और बढ़ेगा। अब दो बच्चे की बात कर रहे हैं तो एक जो 20 साल और बढ़ेगी तो दूसरे में भी कितनी बढ़ेगी बेटा, 20 प्लस 20, यानी कि दूसरे में भी 20 वर्ष बढ़ेगी। इस बात को ध्यान देना एक बार, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, जो 20 वर्ष बाद उन जो फादर की एज है ना बेटा, वो सन्स की एज का दोनों के सम के बराबर, जब तक ट्वाइस के बराबर बता रहा था, और अब क्या है बेटा ध्यान दीजिए, अब क्या है, अब हमारे पास क्या दिया, जो फादर की जो एज है वो इन दोनों के सम के बराबर है, दैट मीन्स y प्लस में 20 प्लस में y प्लस में 20, और ये हम फादर की एज हमारे पास है बेटा x प्लस में 20, दैट मीन्स x प्लस में 20 इज इक्वल टू 2y, 2y प्लस में 40। एक सेकंड और, एक सेकंड होल्ड, थोड़ा थोड़ा सा ध्यान देंगे। इसने ना एक चीज और बोली है, बोल रहा है कि ट्वाइस द सम ऑफ एज, सम ऑफ एज ट्वाइस ऑफ, सॉरी, तो सन, दोनों सन के, मतलब हमारे पास दोनों हमने वाई वाई मानी हुई है, वाई वाई मानी हुई है, ठीक है, दोनों हमने वाई वाई मानी हुई है, और किसके बराबर है थोड़ा ध्यान देंगे, तो ये 2y के बराबर नहीं हुआ बेटा, क्यों, क्योंकि देखो क्या कह रहा है, ट्वाइस द सम ऑफ एज टू चाइल्ड, मतलब दोनों चाइल्ड की एज का सम और उसका ट्वाइस, तो कितना होगा, वाई वाई 2y, थोड़ा ध्यान दिया, माइंड से निकलेगा, सॉरी बेटा, और वाई वाई 2y टूजा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4y, ओके। हमने x की वैल्यू आ गई 4y, जो हम यहाँ रख देंगे, लीजिए ये आ गया 4y, तो हम ध्यान दीजिए इसको उधर लेके जाएंगे, इसको इधर, ये हो जाएगा 4y माइनस 2y इज इक्वल टू 40 माइनस 20, तो ये हो गया बेटा 2y इज इक्वल टू 20, y की वैल्यू 10, मतलब जो y की वैल्यू है वो हमारी कितनी आएगी 10 ईयर आएगी, मतलब एक बच्चे की जो उसके बेटे की थी, एक बच्चे की वो कितनी आएगी 10 ईयर आ गई। अगर हम बात करते हैं उसके फादर की, तो फादर की एज कितनी हो जाएगी यहाँ से 4 इंटू 10, दैट मीन्स हमारे पास 40 ईयर्स, कितनी आ गई बेटा 40 ईयर्स, समझ में आया पक्का, ओके। ध्यान दीजिए अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 28 था, और क्वेश्चन नंबर 29 है वो हम पहले काफी बार कर चुके हैं हमारी वीडियो के अंदर, तो आई होप ये आपको आता होगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बिल्कुल डिटो क्वेश्चन है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने वीडियो के द्वारा हमने सोल्व कर चुके हैं हमारी वीडियो में। अगर आपने वीडियो को अच्छे से स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आप कंटिन्यू बनने रहे हैं हमारे साथ, तो ये क्वेश्चन कर चुके हैं। मैं क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ, बोल देता हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। प्रूव दैट, इसका मतलब आपने प्रूव करना है इस चीज को। पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, मतलब एक सर्कल है और उस सर्कल के चारों तरफ एक कोई भी आपने जिस पर क्वाड्रिलेटरल मान लिया, और वो क्वाड्रिलेटरल आपकी क्या निकला बेटा, वो आपके पास पैरेललोग्राम निकला, और वही आपके पास पैरेललोग्राम है, तो उसी पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम तो आपके पास गिवन है और इसी को आपने रोम्बस प्रूव करना था। तो एनसीईआरटी में हमने किया था, और एनसीईआरटी के साथ साथ हमने हमारे यहाँ बोर्ड पे भी ऑनलाइन क्लासेस में भी हमने इसको प्रूव किया था, ठीक है, समझ में आया। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होगी। फिर भी अगर डाउट होता है बेटा, देखिए मैं जो क्वेश्चन स्किप करवा रहा हूँ ना, वो आप कमेंट करके साफ साफ क्लियर बोलोगे, सर हमें इस क्वेश्चन को प्लीज दोबारा से, चाहे मैंने उसके लिए स्पेशल एक रील बना के डालनी पड़े, मैं या स्पेशल वीडियो बना के डालनी पड़े, मैं उसको जरूर डालूंगा, बट आप बताओगे जरूर, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा हमारे एनसीईआरटी, सॉरी, ऐसा हमने पहले किया, ऐसा किया था यही क्वेश्चन ऐसा, बट इस क्वेश्चन को नहीं किया, तो हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। हम क्वेश्चन को उसी को स्किप करेंगे जो हमें बिल्कुल डिटो डिटो किया होगा, डिटो आया होगा, ठीक है ना बेटा। अगर थोड़ा थोड़ा भी कंपेयर में होगा
तो उसको नहीं करेंगे, उसको दम पूरा सोल्व करेंगे, उसको स्किप नहीं करेंगे। ओके, इस चीज को प्रूव करना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए एक बार। मैंने क्या कहा, शायद किया था, मेरे याद आ गया भैया, किया था मैंने ऐसे। ठीक है, मैं यहाँ से थोड़ा सोल्व कर रहा हूँ, देखिए कैसे सोल्व कर। मैंने क्या किया, मैंने कहा, मैंने इसको तोड़ दिया साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, इसको तोड़ दिया कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, एलसीएम आ गया साइन थीटा कोस थीटा। यहाँ क्या बन गया बेटा, यहाँ बन गया साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू ऊपर वाले की 1। ये क्या आ गया बेटा, साइन थीटा कोस थीटा। यदि मेरे को इसकी वैल्यू पता चल जाए, यहाँ पुट कर दो और मेरे को ये मिल जाए। ठीक है, इसको मैं 1 सेकंड के लिए होल्ड रख रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ क्या कर दिया, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर दी। क्या कर दी बेटा, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। जैसे स्क्वेयरिंग करोगे तो इधर तो हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वेयर, दैट मीन साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू √3 का स्क्वेयर। राइट साइड में क्या हो जाएगा बेटा, 3। यहाँ ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर प्लस को इसकी वैल्यू 1 और 1 है इधर प्लस में, उधर जाएगा बेटा माइनस में। क्या बचेगा इधर 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू 3 माइनस 1 दैट मीन्स 2। और यहाँ से इसकी वैल्यू निकालोगे बेटा तो ये हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा, और ये ध्यान दीजिए 2 था इज इक्वल टू 2, इस 2 से ये कैंसिल बेटा 1, तो मेरे पास आ गया साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी। जैसे यहाँ पुट करोगे तो ये आ गया बेटा 1/1 दैट मीन्स कितना मिल गया 1। तो मैंने देखा लेफ्ट साइड लेके चला, राइट साइड मैंने प्रूव कर दी। लेफ्ट साइड में लेके चला था, राइट हैंड साइड मिल गई, तो क्या कह दूंगा बेटा यहाँ पे, हैंड्स प्रूफ, हैंड्स प्रूफ। क्लियर है, समझ में आया, वेरी गुड। इसी का और का पार्ट है, इसी में और का पार्ट है। तो ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया है, फिर से कर रहा हूँ, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं दोबारा से कर रहा हूँ इसको। अगर आपने नहीं देखी है तो अब कहाँ इतना समय आप वीडियो वापिस से और देखोगे, ताकि इस क्वेश्चन को ढूंढने के लिए। लेकिन जिस बच्चे ने देखा होगा उसने अच्छे से क्लियर किया होगा इसको, तो घबराना नहीं है। शायद ज्यादा नहीं, 1-2 वीडियो पीछे ही हमने इसको सोल्व किया है। और ये जो लास्ट एक्सरसाइज है, उसका जो लास्ट क्वेश्चन है, उसका 5वां पार्ट है ये। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसको करेंगे कैसे, क्या मतलब सर आपने क्या आइडिया लगाया, आपने इसी को ऐसा हमने डिवाइड किया। वो मैंने कहा राइट साइड में देखा, मैंने राइट में देखा, मैंने कोशिकेंट और कोट बनाया। कोशिकेंट कैसे बनता है मेरे बच्चों, कोशिकेंट को खोलते हैं तो ये बनता है मेरे पास 1 में साइन, और 1/sin मतलब साइन से कहीं ना कहीं मेरे को डिवाइड करना पड़ा। कोस को करेंगे तो कोट को करेंगे तो कोस अपॉन साइन, मतलब कहीं ना कहीं साइन को डिवाइड करना पड़ा। तो मैंने क्या किया बेटा, मैंने डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाई साइन ए और नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों को नोमिनेटर डिनोमिनेटर को मैंने बेटा साइन ए से डिवाइड कर दिया। ओके, तो इसको साइन से डिवाइड कर, जब कोस को साइन से डिवाइड करोगे तो आप सभी को पता है बेटा कोट ए बन जाता है, साइन को साइन से डिवाइड करने से 1 बन जाता है, 1/sin मतलब ये क्या बन जाता है, कोशिकेंट बन जाता है। ओके, यहाँ क्या बन गया, यहाँ भी कोट बन गया, यहाँ 1 बन गया, यहाँ माइनस में कोशिकेंट बन गया। थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा, क्या बेटा मैंने कहा मेरे पास ऊपर 1 बनाना है, मैंने ऊपर वाले 1 को सॉरी इसको बनाना है, मैंने ऊपर वाले 1 को सोल्व कर रहा हूँ। बाकी जो टर्म है बिल्कुल एज इट इज रख रहा हूँ, कोई छेड़खानी नहीं करूंगा। मैंने निचले वाली टर्म लिख दी बेटा, कोट ए प्लस 1 माइनस कोशिकेंट ए। तो ध्यान दीजिए, इन दोनों को मैंने आगे लिख लिया, कोशिकेंट ए प्लस कोट ए। ओके, माइनस 1। अच्छा, मैं इस 1 को क्या लिखना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देंगे, मैं इसको यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लिख अगले टर्म में दूँ। तो मैंने इसको यहाँ लिख दिया कोशिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। ओके, और मैं इसको भी लिख सकता हूँ, वो कैसे बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, सेम। तो मेरे पास समझ में, मैं 1 को ये लिख सकता हूँ, इसको ये, मतलब डायरेक्ट 1 को हटा के ये लिख दिया। तो फिर मैंने ध्यान से देखा,
अगर 1 की जगह हमने हटा के इसको रख दिया तो कोसेकेंट प्लस कोट इसके पास है, कोसेकेंट प्लस कोट इसके पास है, दोनों के पास है, तो मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो सीधा कॉमन लेके ही लिख देता हूँ यहाँ पे। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी बेटा। तो मैंने जैसे ही इसको बाहर लिया, आपके पास यहाँ बाहर कंप्लीट बाहर जाने के बाद आपके पास बचता है सिर्फ 1 और यहाँ पे बचता है माइनस, और इसमें से ये टर्म बाहर तो चली गई, ये बचती है। माइनस को जब अंदर लेके जाओगे ये बन जाएगा माइनस का कोसेकेंट प्लस का कोट अपोन में कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेकेंट ए। थोड़ा ध्यान देंगे, थोड़ा ध्यान देंगे, ये ओके, कोट प्लस का प्लस का 1, इसका कोई साइन नहीं, प्लस का है, माइनस कोसेकेंट, सिर्फ टर्मों को आगे पीछे लिखा गया है, बाकी टर्म बराबर है, ये कैंसिल, क्या बच गया आपके पास, ये आप हमारे पास बन गया बेटा कोसेकेंट ए प्लस में कोट ए। तो हमने देखा लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, राइट हैंड साइड मिल गई बेटा, तो हम क्या कह देंगे, हैंड से प्रूव। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, आप क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है, तो ये समझ में आया बेटा, वेरी गुड। तो ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास। तो क्या कह रहे हैं बेटा, ध्यान दीजिए, ए बॉक्स कंटेन 4 रेड मार्बल, 4 है बेटा वो रेड मार्बल है, 5 व्हाइट मार्बल, ओके, 8 ब्लू मार्बल। तो टोटल मेरे पास होगी बेटा 8 5 13 और 4 17 मार्बल्स होगी टोटल। ठीक है, 1 मार्बल इज टेकन आउट फ्रॉम द बॉक्स एट रैंडम। अच्छा, एक बार रैंडम का मतलब यहाँ एक तरीके से क्या है बेटा, देखिए रैंडम का मतलब है आप अचानक से बिना किसी को सूझबूझ के उसमें से एक बॉल निकाल ली जाती है, जो नोन है आपके पास, जो आपको पता है टोटल क्या है, उसमें से एक बॉल को निकाल लिया जाता है। फिर कहते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी बतानी है किसकी, जो टेकन आउट जो बाहर निकली है, वो पहला पॉइंट है बेटा यदि वो ब्लू मार्बल हो। दूसरा है बेटा आपके पास यदि वो नॉट रेड नहीं है भाई किसी भी हालत में। तीसरा है बेटा व्हाइट। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, जब ब्लू की बात करते हैं तो फेवरेबल केस हमारे पास ब्लू है, तो ब्लू कितने हैं बेटा, ब्लू है 8, तो डिवाइड बाय टोटल कितने हैं आपके पास 70। ये चीज लिखना है आपने, फेवरेबल केस अपॉन में टोटल केस। ठीक है, फेवरेबल केस कितने बेटा आपके पास 8, टोटल केस कितने आपके पास 17। ओके, नोट रेड, तो फेवरेबल केस कितने हो गए, नोट रेड, तो या तो आप क्या करो, या तो आप रेड के निकाल के 1 में से माइनस कर दो, दो ऑप्शन आपके पास। या मैं ये कह दूं फेवरेबल केस किसके बराबर, नोट रेड का मतलब भाई वो ब्लू भी हो सकती है और व्हाइट भी हो सकती है। आप ऐसे दोनों ये मिलती भी हो सकती है, व्हाइट और रेड को छोड़ दो, तो रेड को छोड़ने के बाद मेरे पास 8 5 13 बन गए, तो फेवरेबल केस होगी मेरे पास 13, टोटल आपके पास 17। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा 13/17। बात करता है व्हाइट की, तो व्हाइट कितनी है आपके पास 5, तो फेवरेबल केस 5, टोटल 17। अब मेरे से आज एक क्वेश्चन तो इसमें है नहीं, मैं अपनी तरफ से बना देता हूँ। मैंने कहा ग्रीन, लिविंग ग्रीन की ओर बताओ, तो सर आप बेटा आपने देखा होगा इसके अंदर ग्रीन तो कोई बोल है नहीं, इसलिए हम क्या कह देंगे 0, मतलब कोई भी बोल ही नहीं होगी, कोई भी बोल नहीं होगी। ठीक है, आई बात समझ में, बोलिए, वेरी गुड। तो बेटा ये था हमारे पास सेक्शन सी, जो क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन थे, 31 तक थे ये बेटा, तो 3 नंबर के हमारे पास क्वेश्चन थे। अब आपके पास आता है सेक्शन डी, जो आपके 5 नंबर के आते हैं। तो इसके अंदर भी 1 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल बहुत से क्वेश्चन हैं जो बिल्कुल डिट्टो के डिट्टे आ रहे हैं, तो हमें ऐसे बहुत से क्वेश्चन कर चुके हैं, तो घबराना नहीं है, आसानी है पेपर वैसे तो ये, लेकिन हमने प्रैक्टिस करनी है, इस क्वेश्चन को आपने समझना है। तो हमने ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर सेक्शन जो हमारे पास सेक्शन डी है, उसमें क्वेश्चन नंबर 32 को लेके है। वो क्या कह रहे हैं बेटा, ए ट्रेन ट्रेवल एट यूनिफॉर्म स्पीड, एक ट्रेन है जो कुछ स्पीड से चल रही है, मैं मान लेता हूँ लेट स्पीड, भाई वो स्पीड क्या है, स्पीड मान लेता हूँ बेटा x किलोमीटर पर आवर। ओके, और ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो, डिस्टेंस को क्या मान लिया बेटा, डिस्टेंस को मैं मान लेता हूँ 360 किलोमीटर, वुड हैव टेकन 48
मिनट लेस देन, क्या करें बेटा, वो 48 मिनट कम लेता है टू ट्रेवल सेम डिस्टेंस, इसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने पे, इफ स्पीड 5 किलोमीटर है मोर, मतलब स्पीड में थोड़ी छेड़खानी कर दूं, स्पीड को इंक्रीज कर दूं, न्यू स्पीड को बना दूं, क्या बेटा, कि पुरानी वाली स्पीड में 5 किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज कर दिया, बढ़ा दिया। अब स्पीड चेंज, डिस्टेंस सेम है, टाइम में चेंज, क्योंकि स्पीड के साथ करोगे तो बस टाइम पे फर्क पड़ेगा, ठीक है, सॉरी, न्यू टाइम, न्यू टाइम, तो टाइम क्या होता है बेटा, आप सभी को पता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अच्छा मैं एक बात और कहूँ, सॉरी क्या लिख दिया, स्पीड अपॉन में स्पीड। अच्छा मैंने एक बात यहाँ ध्यान से देखी, मैंने यहाँ से भी तो कहा कि भी यहाँ से भी मेरे पास टाइम लगेगा, तो पुराने वाला टाइम कितना लगना था, तो पुराने वाला लगाना था डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, मतलब 360 अपॉन में एक्स हावर। अब कितना लग रहा है, अब मेरे पास डिस्टेंस तो वही है लेकिन स्पीड चेंज होगी, अब स्पीड बढ़ी है तो टाइम कम लगेगा, ये टाइम कम है, आपको पता चल गया, तो मतलब इनका डिफरेंस दे रहेगा 48 मिनट्स, तो 48 मिनट है तो इसको हावर में बात चल रही है, सब कुछ हावर में चेंज कर दिया, डिवाइड बाई 6, 12 चौक 48, 12 पंचो 60, ओके। अब हमारे पास एक क्या करें, इनका डिफरेंस, दैट मीन 360 अपॉन एक्स माइनस 360 अपॉन एक्स प्लस में 5 इज इक्वल टू 4 अपॉन में 5। तो ऐसा क्वेश्चन हमने किया था, बोलिए, तो होमवर्क दे दूं, ठीक है, होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है, कमेंट करके मेरे को ये क्वेश्चन, सॉरी एक्स की वैल्यू बताओगे, फिर से बोल रहा हूँ, एक्स की वैल्यू यहाँ पे दो आएंगी, एक नेगलेक्ट करनी होगी, कौन सी नेगलेक्ट करोगे वो भी लिखोगे, और कौन सी लेनी है वो भी लिखोगे, उसके बाद हमारे पास कह रहा है ओरिजिनल स्पीड क्या होगी, एक्स की वैल्यू हमें बतानी है, समझ में आया बेटा। आप कह रहे होगे सर अब इन क्वेश्चनों को यहाँ क्यों कर रहे हो, कि अब वो समय है आपके करने का, मेरा समय नहीं है बेटा, मैंने कंप्लीट ऐसे, जब ये क्वेश्चन मैंने पहले भी फर्स्ट टाइम कराया ना, तो सारे कंप्लीट क्वेश्चन को सोल्व कराया था, अब समय है आपका, देखते हैं कि आपको कितना समझ में आया, कमेंट करके बताओगे तो मेरे को पता चल जाएगा, अदरवाइज मेरे को लगेगा कि आपकी प्रॉब्लम रही है, ठीक है बेटा, ओके। इसके अंदर और है, इसके अंदर और है, और के अंदर क्या क्वेश्चन है ध्यान दीजिए, तो ये 5 नंबर का था, इसको कंप्लीट सोल्व करने हैं आपने, ठीक है, कोई भी स्टेप छोड़ना नहीं है, डायरेक्ट करने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि आपने पूरे 5 नंबर लेने हैं, गलती से भी हमें 4.5 का भी काम नहीं करना, पूरे 5 के 5 करना है, मेहनत आपने इतनी करनी है, ठीक है ना बेटा, आप अच्छी मेहनत कर रहे हो। ए प्लेन लेफ्ट 30 मिनट लेटर, कह रहे एक प्लेन 30 मिनट बाद छूटा, ठीक है, शेड्यूल टाइम किसी टाइम से, और वो कह रहे कि किसी भी शेड्यूल टाइम, इन ऑर्डर टू रीच डिग्रेशन, अपने जहां उसको जाना था वहां पे बेटा 1500 किलोमीटर अवे इन द टाइम, यानी कि उसको कितने डिस्टेंस लगती है, 1500 किलोमीटर बेटा, उसको कोई इसी डिस्टेंस पे जाना था, वो कहता है 30 मिनट बाद में देरी से छूटता है, देरी से उड़ता है, तो उसने सोचा भाई टाइम ज्यादा लग गया, टाइम ज्यादा, सॉरी ज्यादा हो गया, तो उसने क्या कहा, इट हैज टू इंक्रीज स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर, तो उसने क्या किया, अपनी स्पीड को 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार बढ़ा दी, इंक्रीज कर दी, सेम बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन कह रहा है कि ओरिजिनल स्पीड क्या थी, तो बेटा मान लीजिए, लेट मैं मान लेता हूँ कि पहले स्पीड की थी, अच्छा इसको पहले स्पीड की थी, तो स्पीड मान लेता हूँ पहले वाली, तो पहले वाली स्पीड मान लेता हूँ x किलोमीटर पर आवर, ओके, तो पहले वाला टाइम क्या लगना था, फिर भाई टाइम आपको पता है, ये आ गई आपके पास डिस्टेंस, तो क्या होती है बेटा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो क्या हो जाएगी बेटा 1500 बटे एक्स हावर, ओके। अब थोड़ा सा चेंज कर रहा है, कह रहा है कि स्पीड में देरी होने के कारण स्पीड में चेंज कर दिया, न्यू स्पीड बन गई हमारे पास, क्या बेटा, कि पहले वाली स्पीड में 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार और बढ़ा दी जाती है, तो बेटा अब सीधी सी बात है, टाइम भी चेंज होगा, तो न्यू टाइम क्या हो जाएगा, तो न्यू टाइम हो जाएगा आपके पास डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, मतलब 1500 बटे में एक्स प्लस में 200, अब आपको पता है टाइम स्पीड बढ़ी है तो टाइम चेंज होगा, तो टाइम चेंज होगा, लेकिन इसने कहा 30 मिनट की देरी से, इसका मतलब वो 30 मिनट का जो डिफरेंस था वो कितना है बेटा, हम ये कह सकते हैं 1500 बटे में एक्स माइनस 1500 बटे एक्स प्लस में 250 इज इक्वल टू, आपके पास क्या करें 30 मिनट, तो सेम बेटा वही बात, 30 मिनट को हम मिनट हावर में चेंज करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 30 बटे 60 मतलब 1 बटे
2 आवर, यानी कि 1/2 घंटे। ठीक है, तो दोनों का जो डिफरेंस था टाइम का वो कितना आ जाएगा बेटा, 1/2। समझ में आया? तो इसको भी आप कमेंट करके मेरे को बताओगे, क्योंकि सेम बिल्कुल डिटो क्वेश्चन है, थोड़ा सा ही चेंज है, टर्म टर्म का चेंज है, ज्यादा कुछ चेंज नहीं है। ओके, अब एक छोटा सा आपको मैं पूरी स्टेटमेंट पढ़ के बता रहा हूँ, तो कमेंट करके पहले तो आपको ये बताना है कि ये स्टेटमेंट किसकी है और आपको आती है या नहीं आती है। यस, और लास्ट में लिखो यस सर हमें आती है, नो सर हमें नहीं आती। जो ये लिखेगा नो सर हमें नहीं आती, तो वो लास्ट में ये भी लिखना सर हमें प्लीज एक बार एक्सप्लेन कर दो, इसके लिए वीडियो बना दीजिए। ठीक है, और आती है तो हमें लिखोगे यस सर हमें ये आती है अच्छे से। ओके, तो मैं पहले, और ये थ्योरम का नाम आप बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 33 है, बोल रहा है प्रूव दैट, ध्यान से सुनते चलना बेटा, प्रूव दैट, ठीक है, इफ ए लाइन ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल, parallel to one side of triangle intersecting other lines in distinct point, then other two sides are divided in same ratio। फिर से बोल रहा हूं, क्या कह रहे हैं बेटा, प्रूव दैट इफ ए लाइन ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड इंटरसेक्टिंग टू लाइन, मेरे हाथों को देख लेना और आप समझ जाओगे। ठीक है, कह रहा है एट डिस्टिंक्ट पॉइंट द अदर टू साइड आर इन सेम रेशो। ये कौन सी थ्योरम है मेरे को कमेंट करके बताओगे, और साथ में आप इस आती है नहीं आती है वो मेरे को शेयर करके बताओगे। ओके, इस क्वेश्चन को मैं आपको दे रहा हूं, होमवर्क है आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल हम बोर्ड पे कर चुके हैं। देखिए हमारे पास अब रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो सारे रिपीटेड, देखिए बोर्ड पे हमने सारे वो क्वेश्चन कर चुके हैं, जो क्वेश्चन थोड़ा सा भी अलग है, टर्म भी अलग है, वो उसको हम यहाँ सोल्व करा रहे हैं, अदरवाइज जो रिपीटेड है उसको हम रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, 33 का और का पार्ट है, ध्यान दीजिए। बोल रहा है कि डी इज पॉइंट ऑन बीसी ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसके ऊपर एक पॉइंट है डी। ठीक है, एडीसी, मैंने ए को मिला दिया डी से, एडीसी, ये जो एंगल है वो बीएसी कंप्लीट पे बराबर है। सो दैट हमें टीपी प्रूव क्या करना है बेटा, टू प्रूव सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। ठीक है, जब भी बात इस प्रकार की आती है ना बेटा, सिमिलर की बात आती है, तो मैं सिमिलर हूँ, कॉन्ग्रेंट है, तो एक ही बात कहता हूं मैं कि आप उसके नेमिंग पे फोकस करना है। किस पे फोकस करना है, नेमिंग पे फोकस करना है। तो नेम कैसे करें, ध्यान से, डी कॉमन, ट्रायंगल उसी को पकड़ते हैं, ए डी सी। ओके, यहाँ दे भी रखा है एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। तो मैं इसी ट्रायंगल को उठा रहा हूं, देखिए मैंने कहा इन ट्रायंगल एडीसी, क्या कहा, एडी सॉरी एडीसी एंड ट्रायंगल बीएसी। देखिए नेमिंग कैसे की, थोड़ा सा ध्यान देंगे। मैंने इस ट्रायंगल एडीसी, तो डी बीच का कॉमन है, सी हमें सॉरी डी हमें दे रखा है, डी और सी हमारा कॉमन है। ध्यान दो, इस ट्रायंगल में और पूरी ट्रायंगल में सी कॉमन है, तो एक तो आ गया गिवन, एक आ गया थर्ड एंगल, एक आ गया गिवन, और एक हो गया कॉमन। इन तीन कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे। मैंने कहा पहले वाले ट्रायंगल में, बड़े वाले ट्रायंगल में थर्ड एंगल कौन है, तो क्योंकि मेरे को पता है सी कॉमन है, ए बी जो आपको गिवन है, थर्ड कौन बच गया, बी, तो मैंने कहा बी। ओके, बी से गिवन पे, गिवन क्या इस ट्रायंगल में, बड़ी ट्रायंगल में बी ए गिवन है। ओके, फिर मैंने कहा कॉमन पे जाओ, कॉमन कौन है, सी एंगल, मैंने कहा ट्रायंगल बी ए सी। ओके, फिर मैंने बात की, ठीक है, छोटे वाले ट्रायंगल इसमें इसमें कहा मैंने थर्ड एंगल कौन है, ये आपको पता है ये कॉमन है, ये गिवन है, तो थर्ड बच गया ए, तो ए। ठीक है, फिर गया गिवन पे, गिवन कितना है डी, कॉमन कितना है सी। तो इन दोनों से हमें क्या मिला, तो मैं ये कह सकता हूं कि देखो बेटा ये तो थर्ड एंगल है, आपको सीधे से पता भी चल गया होगा, थर्ड एंगल हो गया, सम प्रॉपर्टी रूल से एंगल बराबर हो गया। जो एंगल ए है वो हमारा एंगल यहाँ से बी बराबर हो गया, एंगल डी है वो एंगल ए। अब ये मत सोचना ये एंगल दोनों अलग है, क्योंकि ये एंगल इतना इतना की बात कर रहा है और वो एंगल कंप्लीट की बात कर रहा है। ठीक है ना, तो मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। तो हमारे पास सी एंगल है वो हमारे पास
कॉमन आ गया। इसका मतलब ट्रिपल ए की वजह से हमारा दोनों ट्रायंगल कैसी होगी बेटा, सिमिलर हो जाती है। कैसी हो जाती है, सिमिलर हो जाती है। अब ध्यान देंगे इसके अकॉर्डिंग, तो सिमिलर होगी तो साइड्स कैसी मिलेगी बेटा, साइड्स प्रोपोर्शनल मिलेंगी। कैसे मिलेगी, प्रोपोर्शनल मिलेगी। तो हम क्या कहेंगे, AD अपॉन BA। तो AD BA का हमारे पास कोई रोल नहीं है, कोई बात नहीं है। दूसरा है DC अपॉन AC। ओके, AC अपॉन BC। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इनका, इसका कोई रोल नहीं है, सिर्फ इन चारों को उठा लो। क्या हो जाएगा बेटा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ आ गया DC इंटू BC। तो ये क्या आ गया बेटा, ये हमें प्रूव करना था। CA को AC बोल रहा है और CB को BC बोल रहा है, CD को DC बोल रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसका मतलब हम क्या कह देंगे, हैंड से प्रूव, हैंड से प्रूव। क्लियर बेटा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 33। एक आपको थ्योरम थी वो आप कमेंट करके बताओगे, ठीक है, और एक हमने प्रूव करना था। अब क्वेश्चन नंबर 34 आता है। क्वेश्चन नंबर 34 आता है हमारे पास, ध्यान देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 34 है, ये अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। बोल रहे हैं दो पार्ट है इसमें, ए और बी। बोल रहे हैं बेटा, ए वुडन टॉय रॉकेट इज इन द फॉर्म, रॉकेट है बेटा इस प्रकार से फॉर्म। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है इसके ऊपर। ठीक है, इसके चारों तरफ इस प्रकार से कैप्सी लगी हुई है, और जो उसके अंदर से कैप्सी लगी हुई है वो इस प्रकार से है। ओके, क्या करें, ध्यान देंगे। कंप्लीट इसकी हाइट दी हुई है आपको 6, कंप्लीट हाइट दी हुई है 26, अंदर का डायमीटर दिया हुआ है स्मॉल d 3, कंप्लीट डायमीटर हमारे पास दिया हुआ है 5। ठीक है, तो मतलब हम d कह सकते हैं। आपके पास क्वेश्चन पूछा क्या गया है, हम उस पर ध्यान देंगे। ए वुडन टॉय रॉकेट इज द फॉर्म ऑफ द कोनिकल माउंटेड ऑन द सिलेंडर। सिलेंडर पे माउंट मतलब एक कोन रखा गया है, ठीक है। और द हाइट ऑफ द इंटीरियर रॉकेट, रॉकेट के जो कंप्लीट हाइट है, इंटीरियर हाइट है वो 26 सेंटीमीटर है। वेल द लेंथ ऑफ द कोनिकल पार्ट इज, जो कोनिकल पार्ट का उसकी हाइट 6 सेंटीमीटर है। बेस ऑफ द कोनिकल पोर्शन डायमीटर 5 सेंटीमीटर। कोनिकल सॉरी हाँ, कोनिकल जो आपके पास है उसकी डायमीटर आपके पास 5 सेंटीमीटर है, कोनिकल बड़े वाले की। और सिलेंड्रिकल की आपके पास 3 सेंटीमीटर है। द कोनिकल पोर्शन इज द पेंटेड ऑरेंज, और इस पे कोनिकल जो पोर्शन है उस पे पेंट किया गया है ऑरेंज से। सिलेंड्रिकल को येलो से किया गया है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द रॉकेट पेंटेड विद ईच कलर, दोनों को अलग अलग करना है। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे एक बार। तो देखो बेटा, यहाँ से जो अंदर से जो इधर क्लोज है ये वैल्यू भी बंद है, तो हम क्या कहेंगे, हमारे पास यहाँ लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ कोन। दैट मीन्स हम ये कहते हैं ऑरेंज पोर्शन, तो हम कौन क्या कहेंगे, ध्यान दीजिए सरफेस एरिया। तो कंप्लीट ऊपर वाले पे जो हमारा CSA था, CSA ऑफ कोन प्लस जो हमारे पास बेस था, यानी कि बेस एरिया, बेस एरिया ऑफ कोन। थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ आप सीधा लिख दोगे पाई RL प्लस, ठीक है, प्लस यहां जो लिखोगे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सिर्फ इतना एरिया है, बीच वाला पोर्शन हमारे पास यहाँ पे नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल r स्क्वायर। बड़े में से छोटे वाले को माइनस कर दिया, ये बच जाता है। तो यहां से आपके पास पाई कॉमन, R प्लस L प्लस कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। तो आइए हम सारी वैल्यू निकाल के रखते हैं। तो हमारे पास स्मॉल d है 3 और स्मॉल r हो जाएगी 3/2। कैपिटल D है 5, तो स्मॉल d हो जाएगा हमारे, स्मॉल r हो जाएगा, सॉरी कैपिटल R हो जाएगा हमारे पास 5/2। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, अब हम यहाँ से निकालते हैं L। क्या निकालते हैं बेटा, L निकालते हैं, ठीक है। बाकी इसने हाँ, ये बोल रहे हैं लेंथ ऑफ द कोनिकल पोर्शन, तो कोनिकल पोर्शन की लेंथ है। तो L कैसे निकालते हैं आप सभी को पता है बेटा, ध्यान दीजिए, R स्क्वायर प्लस में H स्क्वायर। ओके, चलो सोल्व करते हैं, L को सोल्व करते हैं पहले, क्योंकि सारी चीज मिल गई हमें, पुट ही करना रह जाएगा।
एल क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर रूट आर स्क्वायर, स्मॉल आर है, सॉरी कैपिटल आर है, क्योंकि सर्कल है हमारे, कोनिकल है हमारे पास, ठीक है। इस एच को हम चलो इसको कैपिटल मान लेते हैं, बाकी बड़ी ये है, कोई दिक्कत नहीं। हम कैपिटल एच को हमारे पास 6 गिवन है, और इसको मैं कंप्लीट मान लेता हूँ, इसको कितना हो जाएगा 26 माइनस 6 दैट मीन्स 20। ओके, थोड़ा ध्यान देंगे, आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर मतलब 5/2 का स्क्वायर मतलब 25/4 प्लस एच स्क्वायर कोनिकल का मतलब कितना हो जाएगा 36। ओके, एलसीएम आ गया बेटा, एलसीएम 4 तो ये कितना आ जाएगा 25 प्लस में 36 चौक 144, तो ये हो जाएगा बेटा 169/4, मतलब मैं ये कह सकता हूँ 13/2। तो एल की वैल्यू आ गई बेटा 13/2। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, तो मैं यहाँ रख देता हूँ पाई की वैल्यू 22/7, स्मॉल आर की वैल्यू 3/2, कैपिटल आर की सॉरी एल की वैल्यू 13/2, सॉरी हाँ 13/2 प्लस कैपिटल आर का स्क्वायर मतलब 25/4 माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर 9/4। आई बात समझ में? तो आप मैं इसको भी कमेंट करके आप बताओगे इसका आंसर क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। सारे मैंने कंप्लीट को पुट करके रख दिया है, सिर्फ आपको कैलकुलेशन निकाल के दिखाना है, कैलकुलेशन करनी है इसकी। ओके, अब आता है आपके पास सरफेस एरिया ऑफ किसका बेटा, कह रहा है सरफेस एरिया ऑफ येलो पोर्शन मतलब सिलेंड्रिकल पोर्शन। तो सिलेंड्रिकल पोर्शन में आपको साफ साफ क्लियर दिखाई दे रहा है बेटा, तो देखिए यहाँ से तो क्लियर, यहाँ से इसके चारों तरफ तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2πr/h। ओके, बट एक बात ध्यान से देखो, रॉकेट है तो नीचे से भी पेंटेड होगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर, सिर्फ सिंगल पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से बेटा, तो यहाँ से पाई आर कॉमन ले लिया, क्या बच गया 2h प्लस में आर। तो स्मॉल एच की वैल्यू आपके पास आ गई 20, स्मॉल आर की वैल्यू है आपके पास 3/2, 22/7 3/2, 2h डबल कर देंगे 40 प्लस 3/2, इसका भी आप कमेंट करके हमें बताओगे। ओके, ये था आपका क्वेश्चन, ये था बेटा आपका क्वेश्चन। एक और एग्जांपल है इस अगला जो इसी का और का जो क्वेश्चन है, ये समझ में आया आपको पक्का सभी के? कोई दिक्कत कमेंट करके बता देना दिक्कत हो तो। क्वेश्चन नंबर 34 है, क्वेश्चन नंबर 34 है, एग्जांपल ही है, ठीक है, इसी एक्सरसाइज का एग्जांपल है। तो देखिए क्या कह रहे, जूस सेलर वाज सर्विंग द कस्टमर यूजिंग ग्लास। एक जूस का गिलास है जो सर्वे कर रहा है कस्टमर को, और वो इस प्रकार से है बेटा, इनर डायमीटर होता है उसका, अंदर का डायमीटर है ग्लास का सिलेंड्रिकल का है बेटा वो, और 5 सेंटीमीटर उसका डायमीटर दिया हुआ है। ओके, ठीक है, इस प्रकार से जो डायमीटर है वो आपके पास 5 सेंटीमीटर है। बॉटम, ठीक है, अच्छा, बट बॉटम बॉटम जो है वो ग्लास का हेड भी हेमिस्फीयर राइज्ड मतलब हेमिस्फीयर टाइप में ऊपर उठा हुआ है, इस प्रकार से अंदर से उठा हुआ है, ठीक है, ये लीजिए। ओके, कह रहा है कि बेटा विच रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास, इसकी कैपेसिटी में से ग्लास हटा दी, कैपेसिटी बतानी होगी, और हाइट हमारे पास 10 सेंटीमीटर दी हुई है, कंप्लीट कितनी दी हुई बेटा 10 सेंटीमीटर। फाइंड द अपीरेंट एंड एक्चुअल कैपेसिटी सिटी ऑफ ग्लास इफ पाई यूज, पाई की वैल्यू यदि 3.14 सेंटीमीटर सॉरी यूज करना है, तो आपने इसकी एक्चुअल में क्या होगी और अपेयर क्या होगी। तो अपेयर तो आपको पता है सिलेंड्रिकल सिलेंडर का हो जाएगा, और एक्चुअल में क्या होगी, इसमें इतने इस पोर्शन को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ रिक्वायर्ड वॉल्यूम क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड वॉल्यूम, तो बेटा मैं यहाँ कह सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पाई आर स्क्वायर एच माइनस 2/3 पाई आर स्क्वायर। ओके, कॉमन ले लीजिए पाई आर स्क्वायर कॉमन, एच माइनस 2/3, ठीक है, सॉरी क्यूब आएगी बेटा, सॉरी, तो आर। ओके, अच्छा ध्यान दीजिए, आर की डायमीटर आपके पास यदि 5 है तो रेडियस हो जाएगी 5/2, रेडियस क्या हो जाएगी 5/2, और का क्वेश्चन था। एच हमारे पास 10। ओके, पुट कर दीजिए
पाई की वैल्यू हमें लेनी है बेटा 314/100 इंटू आर स्क्र, मतलब हमारे पास इसका सीधा स्क्वायर कर दो बेटा, 5 का स्क्वायर 25/4 इंटू एच, एच कितना है हमारे पास 10 माइनस 2/3 इंटू आर, आर हमारे पास क्या है बेटा 5/2। क्लियर है? तो इसको भी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, कमेंट करके मेरे को जरूर बताओगे। तो ये था बेटा वॉल्यूम, एक्चुअल वॉल्यूम क्या थी बेटा आपके पास, एक्चुअल वॉल्यूम। ठीक है, अब आपको अपेरेंट वॉल्यूम का मतलब है, अपेरेंट वॉल्यूम सिर्फ इतनी निकलेगी पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल की बोल रहा है, वो बात किसकी कर रहा है, सिलेंड्रिकल की। तो इसको पाई आर स्क्वायर, जो हम यहाँ इसको सोल्व करके निकालेंगे भी, तो आप इसको भी निकाल के दिखा देना। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मेरे को ये भी कमेंट करके बता देना, और वॉल्यूम ऑफ एक्चुअल, एक्चुअल ग्लास की बतानी है कि वॉल्यूम ऑफ एक्चुअल ग्लास की वॉल्यूम क्या होगी। क्लियर है बेटा, पक्का, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 34 है जो स्टैटिक्स से लिया गया है। दोनों क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमने बोर्ड पे पता नहीं कितनी बार कर लिए। अगर मैं बच्चों को ये कह दूं ना कि अगला जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा और कहूंगा कि इसके बताओ एफ की वैल्यू क्या होगी, तो पक्का गारंटी है कोई बच्चा सोल्व नहीं करेगा, सीधा आप सीधा क्या होगा सर आंसर तो 20 है, क्योंकि हमने इतनी मेहनत कर ली उस क्वेश्चन पे। पहली एक्सरसाइज का ही है 14.1 का, मतलब 13.1 का न्यू मैथ के अकॉर्डिंग। पुरानी मैथ में 14 चैप्टर था, इसलिए बार बार 14 निकलता है। तो 35 के क्वेश्चन में है जो आपको मीन दिया हुआ है 18, मीन दिया हुआ है 18, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बिल्कुल डिटो क्वेश्चन है, कोई छिड़खानी नहीं है। 18 है, एफ की वैल्यू निकालनी है, आप सभी को पता है एफ की वैल्यू 20 आई है इसकी। ठीक है, तो है ना, तो मैं इसमें थोड़ा सा आपको होमवर्क देना चाहता हूँ। तो मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि आपको क्या बताना है वो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। बहुत से बच्चे कभी मैंने कमेंट के लिए बोल दिया सिर्फ एफ की वैल्यू, मेरे को भी पता है एफ की वैल्यू 20 आएगी। तो पहले तो आपको जो भी आए, ठीक है, एफ की वैल्यू, आपको एफ की वैल्यू भी बतानी है। जो आपके पास एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देखिए 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 20, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन में वीडियो बना चुके हैं, हमने ये वीडियो बना चुके हैं, एफ की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है ना। अगले दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं। चलो मैं ऐसा करता हूँ, एक क्वेश्चन मैं करता हूँ, एक क्वेश्चन आपको करना है। पहले क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, ठीक है, ये लीजिए। क्लास इंटरवल दे दी बेटा हमें 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25। और जो अगला जो क्वेश्चन है वो आप कमेंट करके बताओगे एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के बाद। मेरे को पता है आप डायरेक्ट बता दोगे, केवल डायरेक्ट नहीं बतानी। मेरे को अगर आपको लगा कि भी कोई बच्चा डायरेक्ट बता रहा है तो मैं उसके पास मैसेज कर दूंगा बेटा और सॉल्यूशन मांग लूंगा, ठीक है। और जो हमारे पास मीन है वो 18 दिया हुआ है, एफ की वैल्यू बताना है। आगे ध्यान, एनसीईआरटी का थर्ड क्वेश्चन है पहले एक्सरसाइज का। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे बेटा, सबसे पहले हम क्लास मार्क निकालेंगे, दैट मीन्स एक्स आई निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए बेटा, तो कैसे निकालते हैं एक्स आई, दोनों का सम करके हाफ, दोनों को सम करोगे कितना देगा 24, हाफ 12, ठीक है। दोनों का सम करोगे 28, हाफ करोगे 14, ऐसे करते हैं बेटा 16, 18, 20, 22, 24, ठीक है बेटा। इसके बाद निकालते हैं हम एफ आई इंटू एक्स आई, 12 7 84, 14 6 84 और 16 में 144, 18 3 54, 5 18 5 23, 20 एफ 110 96, ओके। इनका सम करते हैं बेटा, 7 6 13, 13 13, 26 26 और 4 26 और 4 30 और 9 5 14 44, 44 प्लस में एफ, ओके। इन सभी का सम करें बेटा, इन सभी का सम कितना आ जाएगा 752 प्लस में 20 एफ, 752 प्लस में 20 एफ, एफ को इग्नोर कर देना एक बार, इन सभी का ऐड करोगे 752 प्लस में 20 एफ। मीन कैसे निकालते हो बेटा, मीन कैसे निकालते हो, तो मीन आ जाएगा बेटा समेशन एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन में समेशन एफ आई। मीन है आपके पास 18, एफ आई एक्स आई सम, इसका जो सम है वो बेटा 752 प्लस में 20 एफ
अपॉन एफ आई का जो सम है वो हमारे पास कितना है बेटा 44 प्लस एफ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, ये हो जाएगा 792 प्लस 18f इज इक्वल टू 752 प्लस 20f। 18 उधर चला जाएगा f और 752 इधर आ जाएगा। 792 माइनस 752 माइनस 20f माइनस 18f। ओके, यहाँ आ गया बेटा 40 इज इक्वल टू 2f, 2 से कैंसिल 20 और f की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 20। f की वैल्यू कितनी आएगी बेटा आपके पास 20। क्लियर है? ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट जो इसका बी पार्ट है वो मैं आपको प्योर क्वेश्चन दे रहा हूं, मैं अगर बोल देता हूं मीडियन ऑफ ए डाटा, एग्जांपल है थर्ड एक्सरसाइज का एग्जांपल है। ठीक है, इतना ही बता देता हूं आपको। मीडियन दिया हुआ है 525, याद होगा यदि आप हमारी वीडियो से लगातार बनते आए हो तो पिछली 3-4 वीडियो के अंदर ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो इसके अंदर एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है, टोटल फ्रीक्वेंसी 100 है। ओके, तो एक डाटा दिया हुआ है, एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन थे हमारे पास, तो ये क्वेश्चन था हमारे पास 5 नंबर के। ओके, देखिए बेटा नेक्स्ट सेक्शन आपके पास सेक्शन ई केस स्टडी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी इसके अंदर हमने 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमने क्वेश्चन किए भी हैं। एक क्वेश्चन थोड़ा सा अलग से है वो हम शेयर करेंगे, क्वेश्चन दोनों तीनों शेयर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 36 है उसको ध्यान देंगे, क्या कह रहे हैं सबसे पहले पढ़ेंगे क्वेश्चन को। इन अप्रैल 2025 एक 2025 के अंदर अप्रैल में क्या करें बेटा, सम न्यू एनिमल्स वर एडेड टू जू, एक जू में एनिमल को ऐड करने का काम स्टार्ट किया गया। एज ए रिजल्ट को देखते हुए देखा नंबर ऑफ विजिट टू द जू, कि भी जू के अंदर जो भी नंबर है इंक्रीज डेली बाय 10। क्या करें, डेली जो इंक्रीज हो रहे थे जो जू के अंदर एनिमल्स वो 10-10 इंक्रीज होते जा रहे थे। तो दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं आज जो भी थे कल 10 और ज्यादा है। ठीक है, कह रहे हैं टोटल 6150, दैट मीन्स 6150 आपके पास टोटल है पीपल विजिट जू ड्यूरिंग दैट मंथ। या सॉरी ये कह रहे हैं हमारे पास डेली, सॉरी बेटा सॉरी, इसमें एनिमल्स को एनिमल्स नहीं न्यू ऐड किया और विजिटर्स की बात कर रहे हैं, एनिमल को चेंज नहीं हुआ बेटा, सॉरी विजिटर्स मतलब घूमने वाले लोग जो है घूमने वाले वो इंक्रीज हो रहे हैं। इंक्रीज बाय 10 डेली, मतलब आज देखने के लिए इतने आए तो नेक्स्ट डे 10 ज्यादा आए और 10 अगले दिन 10। कह रहे कि एक दिन ऐसा हुआ कि मंथ के बिल्कुल एंड में, तो आपको सभी को पता है अप्रैल के अंदर अगर हम बात करें तो टोटल कितने दिन होते हैं बेटा 30, मतलब 30 दिन होते हैं। देखिए कई बच्चे कहते हैं सर हमें ना आज तक ये नहीं पता चला या हम कैसे करें कि भी 31 दिन किस में है 29 मतलब या 30 दिन कैसे है। तो सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ बेटा, मुट्ठी को इस प्रकार बीजिए। ठीक है, ऐसे बीजने के बाद स्टार्टिंग कर दो आप किससे, जनवरी फरवरी से, जो आपको ऊपर टॉप में है ठीक है वो आपके 31 हैं, और जो आपके डीप में ये वाले नहीं ये वाले वो क्या है बेटा आपके 30 है 30 है। ठीक है, ठीक है, जनवरी में 31 दिन, फरवरी में 28 से 29 होते हैं, मार्च में 31 होते हैं, अप्रैल में फिर 30 होते हैं, मई में 31 होते हैं, जून थोड़ा सा आपको जो गड्ढा सा दिखाई दे रहा है ना, जून 30 होते हैं, जुलाई 31 होते हैं, वापिस से स्टार्ट करो, अगस्त फिर से 31, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है बेटा, जुलाई और अगस्त में दोनों में 31 दिन होते हैं। ठीक है, अगस्त के बाद सॉरी सितंबर 30 दिन, अक्टूबर 31 दिन, नवंबर 30 दिन, दिसंबर 31 दिन और फिर बेटा यहाँ तक दिसंबर तक। ठीक है, तो यानी कि ये हमारे पास काउंट करने का था। तो आपके पास हमने अप्रैल में देखा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, तो 30 दिन है। ओके, तो 30 दिन है, टोटल 30 दिन है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि स्टार्टिंग में कितना बड़ा नहीं पता, मैं मान लेता हूँ स्टार्टिंग में ए था और आगे चलता रहा। और आपके पास जो टोटल है यानी कि एस एन दिया हुआ है कितना बेटा 6150, यानी कि हमारे पास लास्ट टाइम 30 दिनों में 6150 विजिटर विजिट किए वहां पे। और कह रहे बेटा ठीक है लास्ट के मंथ तक ओके 10-10 का इंक्रीज हो रहा है, तो मैं ये कह सकता हूँ डी है जो आपके पास 10 पीपल का है। और क्वेश्चन कह रहा है कि 1 अप्रैल को क्या था, यानी कि ए की वैल्यू हमें बताने, 1 अप्रैल मतलब पहले दिन क्या थी। तो हम एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, यहाँ पे एन अपॉन में 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन कितना आ गया बेटा 6150, एन बाई 2
एन कितना है आपके पास, एन हमारे हमें पता है बेटा दिन कितने हमारे पास 30 है, तो 30/2 2a प्लस n-1 मतलब 29 इंटू 10, इसे काट दे बेटा 15, 15 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, तो इससे डिवाइड कर देंगे 15 चौक 60, एक 15 15 एकम 15 0 410, तो ये हो गया बेटा 410 बराबर इधर बच गए 2a प्लस में ये हो गया बेटा 290 प्लस के उधर जाके माइनस करोगे 410 में से 290 माइनस कर दी बेटा क्या बन गया 2a, माइनस करोगे तो बेटा 0, 11 में से 9 को करोगे तो 2 बच गया 3 1 क्या आ जाएगा बेटा 2a, इससे कैंसिल 60, तो a की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 60, मतलब स्टार्टिंग वाले दिन कितने पीपल आए थे देखने के लिए बेटा 60, ठीक है 60 लोग आए थे उसको देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बोल रहा है बेटा ऑन विच डे कौन से दिन, ऑन विच डे कौन से दिन 250 विजिटर जू, यानी कि आपके पास कौन से दिन, मैं मान लेता हूँ nth दिन वो था जिसके अंदर विजिटर की संख्या कितनी थी आपके पास 250 थी, मतलब an की वैल्यू आपके पास क्या थी बेटा 250, तो a की वैल्यू आपके पास हमें निकाल चुके हैं, ठीक है a की वैल्यू हमारे पास 60 है, सीधा लिख रहा हूँ an की का फॉर्मूला आपको पता है a प्लस में n-1 इंटू d बराबर 250, a की वैल्यू बेटा 60 प्लस n हमें पता नहीं, d की वैल्यू 10 इज इक्वल टू 250, 10 60 उधर जाएगा बेटा कितना हो जाएगा n-1 इंटू 10 माइनस कर देंगे तो बेटा 190, 10 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा तो 19, n-1 बराबर 19, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 19 प्लस 1 मतलब n की वैल्यू 20, मतलब पूरे 20 दिन में हमारे पास कितने लोग पहुंचे बेटा वहां पे 20वें दिन, 20 दिन में नहीं 20वें दिन 250 कैंडिडेट यानी कि पीपल्स को विजिट किया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हाउ मेनी पीपल विजिट जू इन द लास्ट 5 डेज, मतलब अंतिम के लास्ट के 5 दिनों में उसने कितने लोग विजिट किए, तो हम बात करेंगे, ध्यान दीजिए एपी क्या बनी हमारे पास, एपी यहाँ से हमने देखा कि ए की वैल्यू 60 है, 10 10 इंक्रीज हुआ तो इंक्रीज 10 करेंगे तो कितना जाएगा बेटा, यानी कि 10 10 बढ़ते जाएंगे, और एक टाइम ऐसा आया कि हमारे पास टोटल कितना आ गया बेटा, टोटल आ गया 1615 पीपल्स, तो मैंने कहा कि लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म ए एन हमने मान लेता हूँ, ए एन nth टर्म क्या होगी, मतलब ए 30 क्या होगी, मैं निकाल लेता हूँ, ए 30 क्या होगी बेटा, ए प्लस में 29 डी, तो ए कितना है आपके पास, ए हमारे पास क्या है बेटा 60 प्लस 29 इंटू डी कितना है बेटा 10, कितना होगा 60 प्लस में 2 90, दैट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ बेटा 350 यानी कि 350, तो ध्यान दीजिए एक बार लास्ट जो आपके पास लोग हैं कितने आए बेटा पीपल्स 350, उससे पहले एक 10 और कम, मतलब पहले कितने थे भाई, जिसमें 10 और बढ़ाऊं 350 बने, यानी कि मेरे पास पहले 340 थे, जब मैंने इसमें 10 और पीपल और ऐड हुए तो हमारे पास 350 बना, इससे पहले हमारे पास कितने थे फिर बेटा 330 यानी 330 थे, जब जाके हमारे पास 340 बने, यानी कि मैं ये कह रहा हूँ लास्ट के 5 दिन उल्टे पे बना दो बेटा, एपी को उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा 350 340 330, इस प्रकार से हमारे पास चल रही है, हमें S5 बताना है, तो आपको पता है यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू यहाँ पे आपके पास जो है मैं कैपिटल से यूज कर रहा हूँ, ए की वैल्यू आपके पास 350 और डी की वैल्यू क्या है, इसमें से जब माइनस करोगे तो कितना जाएगा माइनस का 10, S5 क्या हो जाएगा n अपॉन में 2a, तो 2a कितना है बेटा, a की वैल्यू 350 प्लस n-1 दैट मीन्स 4 इंटू डी, डी कितना है -10, ओके कितना हो गया बेटा 5/2 इंटू ये कितना हो गया बेटा 700 माइनस में 40 कितना हो जाएगा 5/2 इंटू जो माइनस करोगे तो बेटा 660, इससे काट दिया 330, कितना हो जाएगा बेटा 1650, यानी कि लास्ट के जो 5 दिन थे जिसके अंदर लोगों की संख्या कितनी थी 1650 लोग थे, जिसमें लास्ट के 5 एंड के 5 दिन भी विजिट किया। क्लियर है। तो इसी के अंदर और का क्वेश्चन है, इसी के अंदर और का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए एक बार, बोल रहा है हाउ मच कलेक्शन, कितना कलेक्शन कलेक्ट हुआ तो फ्रॉम द सेल टू टिकट हाउ वाज डन इन 15 जनवरी, यानी कि 15 सॉरी जनवरी गलत बोल के बेटा 15 अप्रैल, यानी कि 15 अप्रैल को
क्या कितनी कमाई हुई, कितना कलेक्शन हुआ। यदि एक टिकट का एक कैंडिडेट में 50 रुपए की है तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई 15 अप्रैल को कितने लोगों ने विजिट किया। तो हमें अगर इतना पता चलता है तो एक की टिकट 50 रुपए की, तो उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले आप सभी को पता चल गया होगा कि हमें क्या निकालना है, A50 निकालना है। A15 आप कैसे निकालोगे, A प्लस में 14D, और A की वैल्यू आपके पास सेट है, D की वैल्यू आपके पास यहाँ पे बेटा 10 है, तो आप यहाँ निकाल सकते हो। और यहाँ पे एक ये आया बेटा टोटल, यानी कि 15वें दिन 15 अप्रैल को टोटल कितने लोगों ने विजिट किया। और एक की टिकट 50 रुपए है, तो टोटल टिकट की प्राइस क्या हो जाएगी, 50 से मल्टीप्लाई। तो मैं ये आपको होमवर्क दे रहा हूँ, कमेंट करके बताओगे A15 कितने थे और टोटल कलेक्शन कितना हुआ। ठीक है, निकालना कैसे है, 15 से मल्टीप्लाई करके। ओके, ये कमेंट करके आपने बताना है। ठीक है बेटा, तो ये था क्वेश्चन नंबर 36। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसा, ये क्वेश्चन हम बिल्कुल जो 37th क्वेश्चन है वो हम पहले कर चुके हैं। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम एक डायग्राम दिया हुआ है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। इधर भी 10 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इधर भी 10 है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, ए दिया हुआ है A5, तो यहाँ लिख देता हूँ बेटा। ये दिया हुआ है 1 5 पे, मतलब यहाँ पे 1 और 5 पे ए। ठीक है, बी दिया हुआ है 4 और 9 पे, 4 और ये 9 बेटा, तो 4 9। ओके, बी। सी दिया हुआ है 7 4, इधर 7 इधर 4, ये लीजिए, ये सी दिया हुआ है और 7 4। डी पता नहीं, पहला कह रहा है बेटा सी की पहला पार्ट, देखिए यहीं पे मैं फटाफट सोल्व कर दूंगा। कह रहा है सी का कोऑर्डिनेट क्या है, सी के कोऑर्डिनेट हमने लिख दिया बेटा 7,4। बोल रहा है कि बी की ओरिजिन ओ से क्या डिस्टेंस होगी। और ओ जब भी आपको ओरिजिन से डिस्टेंस पूछे, ध्यान दीजिए बेटा एक बार, कोई पॉइंट है मान लीजिए x कोमा वाई, कोई भी पॉइंट है हमारे पास, इसकी अगर ओरिजिन से डिस्टेंस पूछता है तो बिना हिचक आपको क्या करना है, दोनों के यानी कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, दोनों के कोऑर्डिनेट का स्क्वायर का सम करके रूट कर दो। मतलब अगर हम यहाँ से ये डिस्टेंस पूछते हैं तो हम क्या करेंगे बेटा, रूट 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 36, कितना हो जाएगा बेटा 52। क्लियर है, समझ में आया बेटा। तो ये था, हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ओके, फिर कहता है डी, अगर ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम हो तो डी की वैल्यू क्या होगी। तो बेटा ध्यान दीजिए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ अलग से। मैंने कहा ए ये रहा, सॉरी हाँ, बी ये रहा, सी ये रहा, डी यहाँ पे। ए हमें दिया हुआ है 1,5, बी हमें दिया हुआ है 4,9, सी हमें दिया हुआ है 7,4। इसको मैं मान लेता हूँ x, y, और हमसे कह रहा है कि डी कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। तो बेटा इन दोनों के मिड पॉइंट निकाल दीजिए। मेरे पास जो पॉइंट यहाँ पॉइंट आया, एक पॉइंट मान लेता हूँ मैं P। तो मैंने जो कहा, ध्यान से देखिए बेटा, मैंने कहा जो पॉइंट P है वो किसके बराबर है। ऐसा क्वेश्चन आने की संभावना है बेटा, मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी। ठीक है, तो हम क्या कह देंगे बेटा, ए सी का मिड पॉइंट मतलब 1 प्लस में 7/2 कोमा 5 अपॉन में 4 अपॉन में 2। ओके, इज इक्वल टू यहाँ से बेटा 4 प्लस में x अपॉन 2। ओके, 9 प्लस में y अपॉन में 2। तो बेटा हमने क्या करना है, हमने कंपेयर करना है। ठीक है, पहले वाले को पहले के साथ, दूसरे वाले को दूसरे के साथ। यहाँ कितना हो गया, 8 अपॉन में 2 इज इक्वल टू, इससे कंपेयर कर दिया बेटा, ये क्या आ गया 4 प्लस एक्स अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया बेटा 8 इज इक्वल टू 4 प्लस में x, 4 इधर आ गया, x की वैल्यू आ जाएगी 8 माइनस 4, दैट मीन्स x की वैल्यू आ गई बेटा आपके पास 4। ओके, ऐसे ही y को कंपेयर कर दो इसके, तो ये कितना बन गया, ये बन गया बेटा 9 अपॉन में 2, और उधर क्या बेटा 9 प्लस वाई अपॉन 2, 2 से 2, 9 इधर आ गया बेटा, 9 माइनस 9 इज इक्वल टू वाई, वाई की वैल्यू 0। तो मतलब ये पॉइंट क्या आ गया हमारे पास 4,0। दैट मीन्स ये जो पॉइंट है वो हमारा डी आ गया 4,0। आई बात समझ में बेटा। तो अब नेक्स्ट इसी के और में एक और दिया था, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी।
ए और सी के बीच की डिस्टेंस। आप सभी को पता है दोनों कोऑर्डिनेट दे रखे, तो हम यहाँ पे किससे निकाल सकते हैं बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूले से। किससे निकाल सकते हैं हम, डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, क्या बेटा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो फिर से मैं होमवर्क दे रहा हूँ, अब आज की क्लास में होमवर्क इसलिए दे रहा हूँ, शायद ही ये वीडियो इस 2025-26 सेक्शन की शायद इस एग्जाम के रिलेटेड शायद लास्ट हो सकती है, ठीक है। और क्योंकि हमने बहुत से कॉन्सेप्ट लगभग लगभग हमने सभी क्लियर कर लिए हैं, एक दो अगर फिर भी रहता है तो कमेंट करके आप जरूर बताना, जो भी सैम्पल पेपर है आप उसको हमारे पास व्हाट्सअप करना, हम उसको सोल्व कराएंगे, ठीक है बेटा। अब हमारे पास समय कम है, अब सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे बेटा, प्रॉब्लम्स लेंगे, ठीक है ना। अब एक दो दिन जो बचे सिर्फ प्रॉब्लम्स लेंगे हम बच्चों, ओके। इसका यूज करना है आपने, और ये एसी की डिस्टेंस बतानी होमवर्क है बेटा, और आपने इसकी क्या करनी है, एसी की डिस्टेंस कमेंट करके बतानी है, ओके बेटा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 37। अब लास्ट क्वेश्चन आता है 38। बिल्कुल मैं ये क्वेश्चन कर चुका हूं, पहले आ चुका है, हमने जब भी एग्जाम बूस्टर किया था तो ये क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है बेटा। तो मैं एक बार इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 38 है, ध्यान दीजिए। कह रहे एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट ऑफ द 10th क्लास विजिट इंडिया गेट, कह रहे कि एजुकेशन ट्रिप। तो 10th क्लास के बच्चे इंडिया गेट पे विजिट करने के लिए गए, टीचर स्टूडेंट साथ में गए, इंटरेस्ट लिया उनको हिस्ट्री एज ए वेल, ठीक है बेटा। द टीचर नरेटेड दैट द इंडिया गेट, टीचर ने इंडिया गेट के बारे में बताया बेटा कि भाई यहाँ क्यों बनाया गया, उनके बारे में पूरी डिस्कशन उन्होंने बताया गया। तो मैं मेन मेन बात यहाँ से अपना जो देखिए स्टार्टिंग की जो थ्योरी है पूरी हिस्ट्री टाइप की है, और आपने ठीक है आपको पढ़ना है बेटा कि भाई ऐसे क्यों क्या, जीके क्वेश्चन भी बनते हैं। मैंने पहले भी वीडियो में भी कहा था कि जीके क्वेश्चन टाइप में क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि लास्ट में अब क्या करें, ध्यान से सुनिए बेटा। द टीचर ऑल्सो सेड दैट इंडिया गेट, बोल रहे हैं कि विच इज लोकेटेड एट दिस प्लेस एंड ऑफ राजपथ, ठीक है। और कह रहे बेटा 32 मीटर हाइट, मतलब इसकी हाइट को 32 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि एक बच्चे फिर ओके हाइट ये मैं मान लेता हूँ, ये इंडिया गेट है जिसकी हाइट मैंने कितनी मान ली बेटा, 42 मीटर, 42 मीटर। आगे कह रहा व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन, कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा इफ दे स्टैंडिंग, एक लड़का खड़ा है, ठीक है, एट ए डिस्टेंस 42 मीटर अवे फ्रॉम द मोमेंट। मतलब इस बिल्डिंग से कुछ दूरी पे एक बच्चा खड़ा है जो 42 मीटर की दूरी पे खड़ा है, और बोल रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन वो क्या होगा। तो बेटा मेरे को पता है, मैं इस एंगल को ना एक सेकंड के लिए थीटा मान लेता हूँ, और मेरे को पता है 90 के सामने ये 90 होता है, 90 के सामने वाले हाइपोटेनियस होता है, एंगल के सामने वाले बेटा परपेंडिकुलर होता है, टच वाली मेरे पास बेस होता है। तो मैं यहाँ से जो यूज करना चाहता हूँ वो क्या होगा, ध्यान से देखिए। तो मैंने कहा बेस और परपेंडिकुलर का यूज कर रहा हूँ, पी अपॉन में बी, दैट मीन्स 42 अपॉन 42, दैट मीन्स पी बाई पी क्या बन गया बेटा, टेन थीटा, कैंसिल कर दे बेटा 1, और क्या बन गया टेन थीटा इज इक्वल टू 1। और मेरे को पता है टेन की किस एंगल की वैल्यू होती है बेटा, ये 45 की वैल्यू होती है। इसका मतलब जो एंगल ऑफ एलिवेशन था मेरा वो क्या होगा, 45 डिग्री होगा। क्लियर है, पक्का, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे वांट टू सी टावर, उसने एक टावर को देखा, ठीक है, यहीं पे खड़े होकर कोई टावर को देखा, ऑफ एंगल 60 डिग्री, और उस एंगल को 60 डिग्री का एंगल है, ठीक है। दे वांट टू, कह रहे बेटा दे वांट टू नो डिस्टेंस वेयर शुड बी, और कह रहे बेटा वो उसकी डिस्टेंस को जानता है, हैंस फाइंड द डिस्टेंस। और ध्यान दीजिए बेटा, कह रहे दे वांट टू सी टावर एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, एक टावर है आपके पास, और यदि ये कह रहा है कि भी मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए आपके पास ये बोल रहे हैं एंगल हमारे पास 60 डिग्री है, ओके। सो दे वांट टू नो द डिस्टेंस, वो डिस्टेंस को जानता है, मतलब यहाँ पे ये बात कर रहा है कि जो डिस्टेंस हमने नोन, जो डिस्टेंस हमने ये यूज की वही उसके पहले इसी प्रकार से कोई टावर है उसकी डिस्टेंस भी कितनी है बेटा, 42 मीटर ही है। सेम देखो इसने बात बोली है ना, दे वांट टू नो डिस्टेंस, जो डिस्टेंस हमें पता है, मतलब कितनी पता है डिस्टेंस 42 मीटर, तो उसी डिस्टेंस का यूज करना है यहाँ पे। और वेयर दे शुड बी स्टैंड हैंड, और वो कह रहे हैं कि इस डिस्टेंस को फाइंड द, दे शुड स्टैंड हैंस फाइंड द डिस्टेंस, सॉरी डिस्टेंस बतानी है बेटा, सॉरी डिस्टेंस बतानी है हमें, है ना।
ये थोड़ा सा ना इसमें क्या दिया हुआ ध्यान से सुनिए एक बार। ये कह रहा है कि उससे जो आपके पास इंडिया गेट है उससे एक टावर है बेटा, जो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, कुछ डिस्टेंस पे है। और डिस्टेंस मतलब सेम, साथ ये बोल रहा है कि जो आपकी हाइट है, और जिसने बोला सेम नोन, उसको पता है कि जो आपकी जो हाइट है ना सेम इसकी जितनी है 42 मीटर। अब उसकी डिस्टेंस क्या होगी, तो मैं डिस्टेंस अज्यूम कर लेता हूँ बेटा एक्स। सेम बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है बेटा, एंगल के सामने वाले हाइपोटेनियस, सॉरी 90 के सामने वाले हाइपोटेनियस, एंगल के सामने वाले परपेंडिकुलर, टच वाले बेटा बेस। तो मैं परपेंडिकुलर बेस का यूज कर रहा हूँ बेटा, क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, दैट मीन्स 42 अपॉन में एक्स इज इक्वल टू क्या बन गया बेटा 10, 10 कितना बेटा 60 डिग्री। तो आपके पास कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 42 अपॉन में एक्स इज इक्वल टू 10, 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा √3। और हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 42 इज इक्वल टू √3 इंटू एक्स, और एक्स की वैल्यू कितना जाएगी 42 अपॉन में √3 मीटर। क्लियर है बेटा। तो अगर हम ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं तो क्या कर लेंगे, यहाँ पे √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा 42 √3, नीचे क्या बने बेटा √3, इससे काट दी 14, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 14 √3 मीटर। ओके, समझ में आया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी पे क्या करे बेटा, इफ द एल्टीट्यूड ऑफ सन इज 60 डिग्री, यदि एंगल आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री गिवन है, द हाइट ऑफ वर्टिकल टावर, टावर क्या होगी यदि शैडो उसकी 20 मीटर है। शैडो कितनी है बेटा, शैडो 20 मीटर है, यानी कि हाइट टावर बतानी है, शैडो 20 मीटर है, और एंगल ऑफ एलिवेशन आपके पास 60 डिग्री है। ठीक है बेटा, मतलब हाइट बतानी है, तो हमें पता है 90 के सामने वाली हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, इसको मैं एच मान लेता हूँ बेटा। तो मेरे को पता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या बन गया बेटा 10, 10 60 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है एच, एच कितना है बेटा आपके, और बेस कितना है 20, तो ये कितना आ जाएगा √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, कितनी आ जाएगी बेटा 20 √3 मीटर, 20 √3 मीटर। ठीक है बेटा, इसके और में एक बात और दे रखी है, बोल रहा है द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ रोड, एक रोड है बेटा, ये रोड मान ली, ठीक है, इट्स शैडो, उसकी शैडो, ये कह रहे हैं इसकी जो रेशियो है वो 1:1 है, मतलब हाइट का और बेस का जो रेशियो है वो 1:1 है बेटा। लेट मान लेता हूं मैं, तो जो हमारी हाइट है वो क्या हो जाएगी 1x, और जो बेस है वो भी कितना हो जाएगा 1x। ओके, ये भी 1x, ये भी 1x, और बोल रहा है हमें एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे में पता नहीं है, वो निकालना है। तो मैं मान लेता हूं बेटा इसको थीटा, 90 के सामने वाली हाइपोटेनियस, एंगल के सामने वाली परपेंडिकुलर, टच वाली बेस, P अपॉन B, दैट मीन्स 1x अपॉन में 1x क्या बन गया बेटा tan थीटा, x से x कैंसिल, 1 इज इक्वल टू tan थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपके पास 1 कब बनता है 45 पे, 45 पे। समझ में आया बेटा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 38, और आज हमने इस सैंपल पेपर को सोल्व कर लिया है। तो लगभग लगभग बेटा हम, अब समय कम है, अब सैंपल पेपर डालने के समय अब नहीं है, अब हम आपके जो कमेंट का वेट करेंगे। जो बच्चा कहेगा सर हमारी ये प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हम वीडियो के द्वारा आपको सोल्व करेंगे या व्हाट्सएप के द्वारा सोल्व करेंगे 100%। तो बेटा आई होप आपको यहाँ तक जितनी भी हमने वीडियो छोड़ी है बनाई है उनमें समझ में आया होगा। कोई कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं हुआ है, आपके पास सिर्फ मात्र और मात्र 1-2 दिन का समय है, आप कमेंट करके, व्हाट्सएप करके, कैसे भी कॉल करके हमें बता सकते हो बेटा। 24 घंटा आपके लिए ये नंबर उपलब्ध रहेगा, और आप प्रॉब्लम को शेयर करें, अपनी प्रॉब्लम को दूर करें। माइंड में यदि आपके एक चीज भस रही हो, क्योंकि यार दोस्त है ना आपको बहकाते हैं कि टेंशन मत ले, नकल हो जाएगी, फकल हो जाएगी, नकल फकल कुछ नहीं होगी बेटा वहां पे। वहां सिर्फ सिर्फ आपका दिमाग और आप रहोगे, आपका दिमाग ही साथ देगा, किसी की नकल नहीं होगी। फिर से बोल रहा हूँ, नकल के भरोसे मत जाना, ठीक है ना बेटा। और नकल से अगर बाई चांस नकल हो भी गई, फिर काउंसर हुई थी आपने, तो जैसे ही हमने वो फोकस किया, तो मैं बोल रहा हूँ बेटा वो आपके एग्जाम में कुछ तैयारी करवा, कुछ नंबर के लिए बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन जिंदगी में नहीं। तो जिंदगी में तो जब मिलेगा जब आप एक्चुअल में पढ़ाई करोगे। ओके बेटा, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। ज्यादा समय नहीं लेंगे, वीडियो बड़ी बनती जा रही है। तो बेटा वीडियो अच्छी लगती है लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दिया। थैंक यू।